नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी की भेंट। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक्शन प्लान तैयार। योगी के सामने 100 दिनों के एक्शन प्लान का होगा प्रेजेंटेशन। छमाही और वार्षिक कामकाज की होगी रूपरेखा तैयार। रामनवमी हिंसा पर मायावती का तंज। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात हिंसा पर साधा निशाना। यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर भी खड़े किए सवाल। यूपी के मिर्जापुर में 2 हादसे। गंगा नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत। विंध्याचल थाना इलाके में 7 श्रद्धालु गंगा में डूबे, 1 की मौत, 6 लोगों को निकाला सुरक्षित बाहर। यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन मकान पर सो रहे अधेड़ की हत्या। अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर उतारा मौत के घाट। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार केंद्रीय नेतृत्व के सामने हाजिरी लगा रहे हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फूलों का गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। वहीं इसके बाद इन 3 नेताओं की टीम ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। सियासी जानकार इन मुलाकातों को लेकर कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं। सबसे पहला अनुमान यह है कि आलाकमान अब यूपी भाजपा को एक टीम के रूप में देखना चाहती है। वहीं अब यूपी भाजपा को एक साथ रखना सीएम योगी की पहली प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कामकाज को रफ्तार देने के लिए सेक्टर वार कार्य योजनाएं तैयार कर रही है। इसी के चलते आज योगी कैबिनेट के सामने सभी विभागों को अगले 100 दिनों की कार्य योजना के बारे में प्रस्तुतिकरण देना होगा। इसके लिए उन्हें 30 मिनट का समय मिलेगा। योगी सरकार इन्हीं 100 दिनों की कार्य योजना के जरिए रोजगार, तकनीकी विकास और सुधार की कसौटियों को परखेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विभिन्न विभागों की 100 दिन की कार्य योजना का खाका मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने प्रस्तुत किया था। इस प्रस्तुतिकरण के बाद मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों को समूहबद्ध किया और 10 सेक्टर गठित कर सेक्टर वार विभागीय प्रस्तुतिकरण करने का निर्देश दिया था। वहीं प्रेजेंटेशन के दौरान छमाही और वार्षिक कामकाज की भी रूपरेखा तैयार होगी। इस मौके पर एनएक्सी के मंत्री परिषद कक्ष में सीएम योगी के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अपने विभाग की योजनाओं को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता पखवाड़ा मना रही है। इसमें जनता से जुड़े मुद्दों को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य की योगी सरकार ने काफी काम किया है। अब जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में 336 नए प्लांट लगाए गए हैं और अब यूपी में 559 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। इसके अलावा 16 से 23 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन होगा। आमना सामना करना पड़ा और उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत ही बेहतर ढंग से कोविड प्रबंधन किया गया और उसके परिणाम आज ये निकले कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग
जो दुनिया में अपने आप को सर्वशक्तिशाली संपन्न मानते हैं, उन राष्ट्रों में भी इस प्रकार की योजना चलाने की बहुत कम जगह ऐसी में आपको और हमारी सरकार को, हमारे चिकित्सकों को मदद मिलेगी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इसके लिए राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की गई। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्थापना की जानी है, जो उत्तर प्रदेश में चालू कर दी गई है। अभी अस्थायी रूप से इसको स्थायी रूप से हम करने जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक नैदानिक संस्थान को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री आईडी, प्रत्येक चिकित्सक और पैरामेडिकल प्रोफेशनल को हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री आईडी एवं डिजिटल हेल्थ आईडी आवंटित की जाएगी। यानी जो भी हमारे चिकित्सक हैं या पैरामेडिकल के संबंधित लोग हैं, उनको एक हम आईडी डेवलप कर रहे हैं। और जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप एवं मानव संपदा वेबसाइट के माध्यम से भारत सरकार के वेब पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। यानी हमारे पास जितने भी चिकित्सा जगत के लोग हैं, उनका एक डाटा हमारे पास उपलब्ध रहेगा कि वो कब कहां काम कर रहे हैं, जिससे हमें उनकी सुविधाएं लेने में अच्छा रहेगा। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA आईडी प्रदान किए जाने का कार्य भी प्रगति है। उसके संबंध में जल्दी आपके समक्ष हम आएंगे। राज्य स्तरीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में मानव संसाधन की आपूर्ति एवं प्रचार प्रसार गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा 21-22 से 5 वर्षों में 18.49 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद दिल्ली दौरे पर रहे, जहां मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर निषाद ने कहा कि गरीब मछुआ समाज में जन्मे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च दायित्व देकर कैबिनेट मंत्री बनाया, जिसका आभार व्यक्त करने वह दिल्ली दौरे पर आए थे। वहीं इस अवसर पर चौरी चौरा से विधायक ई सरवन निषाद भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी में सरकार और पुलिस न्यायपालिका को इग्नोर करने का काम कर रही है। यह कानून का मजाक है। मायावती ने कहा कि पहले राजस्थान, फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में जिस प्रकार से शांति एवं सौहार्द बिगाड़ने वाली हिंसक घटनाएं हुई और जिसके बाद सरकार ने प्रथम दृष्टता बदले की कार्रवाई की, वह सही कदम नहीं है। क्या इसी प्रकार के उदाहरणों से नया भारत बनेगा? मायावती ने कहा कि यूपी में भी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के नाम पर जिस प्रकार से सरकार और पुलिस न्यायपालिका को नजरअंदाज करने का काम कर रही है, वह द्वेषपूर्ण ही नहीं बल्कि कानून के राज का मजाक है। कानून के राज के लिए मनमानी नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। यूपी के वाराणसी में बड़ा हादसा। गंगा में नहाने के दौरान 2 छात्र डूबे हैं। गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ है। छात्रों के डूबने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। गोताखोर छात्रों की तलाश कर रहे हैं। मुगलसराय के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले हैं ये छात्र। भेलुपुर थाना क्षेत्र के तुलसी घाट का ये मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा कछवा थाना क्षेत्र में हुआ, जहां मछली पकड़ने गए 3 दोस्तों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना विंध्याचल थाना क्षेत्र की है, जहां बिहार के बक्सर से आए 7 दर्शनार्थी गंगा में डूबने लगे, जिसमें 6 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई।
बक्सर से, बिहार से कुछ लोग आए हुए थे, 6-7 लड़के आए हुए थे, जिसमें नहा रहे थे और कुछ एक लड़के के मुंह में बालू चला गया, ऐसा बताया जाता है मुझे, और बालू से उसकी जो है श्वसन नली में जो भी प्रॉब्लम हुई हो, डॉक्टर सब बता रहे थे कि वो उसमें प्रॉब्लम हुई है और उसी साथ उसके श्वास नली में कुछ बालू घुस गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है बाद में। बाकी 6 लोग सुरक्षित हैं। और दूसरा जो इंसिडेंट हुआ है वो कचवा थाना में कल शाम को सूचना आई थी। बाकी बच्चे दोपहर में गए थे मछली मारने के लिए, कपड़ा और जाल और उनके जूते वगैरह चप्पल सब बाहर बरामद हुआ है। और 3 लाशें आज जो है एनडीआरएफ और पीएससी की फ्लड कंपनी के माध्यम से 2 कछवा क्षेत्र में और एक चुनार थाना क्षेत्र में बरामद हो गई हैं। पंचायतनामा की कार्रवाई वीडियोग्राफी करके कराई जा रही है। बाकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। सर, क्या ये नहाने के लिए गए थे ये कछुआ वाले लड़के? कछुआ लड़के जैसा कि जो ऐसे तो साफ नहीं है, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां बता रही हैं उसके हिसाब से लग रहा है कि ये लोग मछली मारने के लिए गए, चूँकि जाल भी बरामद हुआ है और वो कपड़े उतार करके जो है, तो हो सकता है नहाना भी उद्देश्य रहा हो और साथ साथ मछली पकड़ना भी उद्देश्य रहा हो। यूपी के हमीरपुर में निर्माणाधीन मकान पर सो रहे अधेड़ की अज्ञात लोगों ने कुल्हाड़ी से वार कर दी और हत्या कर दी। घटना को देख परिजनों में कोहराम मच गया। वही सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हत्या की ये वारदात जलालपुर थाना क्षेत्र के धौहल बुजुर्ग गांव में हुई। इस दौरान पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर यूपी के रामपुर से है, जहां थाना टांडा के लालपुर में हारून प्रधान पर हुए हमले के दौरान भतीजे वसीम की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। वही हत्या के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस दौरान दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की है, जिस पर पुलिस की फायरिंग में दोनों आरोपी घायल हो गए। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया, हारून प्रधान पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें प्रधान के भतीजे वसीम की मौत हो गई। इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया गया था। यूपी की बुलंदशहर पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। दरअसल गुलावठी कोतवाली क्षेत्र के खुशहालपुर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस की गौ तस्करी से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गोली लगने से गौ तस्कर जब्बार घायल हो गया। वहीं अन्य गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां रामापुर चौकी क्षेत्र में पनगी खुर्द पुलिया के पास पुलिस ने बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली कि पनगी खुर्द के पास कुछ बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने बाइक सवार बदमाशों को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन तीनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश इमरान उर्फ कालिया के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल फरार बदमाश की तलाश जारी है। महंगाई की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। वहीं यूपी सरकार ने अभिभावकों को बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को अपनी फीस में 10% बढ़ोतरी करने की बात कही है। वहीं स्टेशनरी के सामान में भी 25% तक कीमतों में इजाफा हुआ है। इसके चलते अभिभावकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। पूरे देश में लगभग 2 सालों तक कोरोना का दौर रहा। कोरोना से लगभग सभी स्कूल प्रभावित रहे, बंद रहे। उसके बाद से जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हुए, ऑनलाइन क्लासेस कर दिए गए। बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। ऐसे में सरकार ने स्कूलों से अपील किया था, खास करके प्राइवेट स्कूलों से अपील किया था कि जो बच्चे हैं उनसे फीस ना लिया जाए या उनको फीस के मामले में सहूलियत दिया जाए। लेकिन अब कोरोना के मामले पूरी तरीके से खत्म होने के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको
10% तक फीस बढ़ाने की बात कही है। हालांकि अभी यह क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन यूपी सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को 10% तक का फीस बढ़ाने की बात। ऐसे में हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं 10% फीस बढ़ने के बाद किस तरह से इनके बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ेगा, और जिस तरह से महंगाई चरम पे, इस महंगाई में कैसे 10% फीस बढ़ने के बाद ये अपने बच्चे को क्या कुछ असर पड़ेगा। आपको बता दें 10% फीस के साथ साथ स्टेशनरी के भी दामों में लगभग 20-25% की बढ़ोतरी इस महंगाई में हुई। आपको बता दें कॉपी किताब स्टेशनरी के सामान में भी सरकार ने 25% तक बढ़ाया, यानी जो कॉपी 10 रुपये की मिलती थी अब वो लगभग 15 रुपये की मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस महंगाई में जिस तरह से लगातार जो आम तबके के लोग हैं उन पर पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार, सब्जियों की मार, अब उनके बच्चों के पढ़ाई को लेकर भी सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि अब निजी स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की बात है। हमारे साथ मौजूद है एक पेरेंट्स, उनसे जानते हैं इसके बाद से किस तरह से इनके बच्चे के ऊपर पढ़ाई पे प्रभावित कर सकता है इस महंगाई में। सर ये बताइए कि जब कोरोना था, स्कूल बंद थे, उस समय स्कूलों ने बच्चों को किस तरह से फीस के मामले में सहूलियत दी थी? देखिए फीस तो पूरा लिया जाता था उस टाइम। थोड़ी सी ये था कि प्रेशर नहीं होता था कि आप तुरंत इस डेट से इस डेट के बीच में आप फीस जमा कर दीजिए, इसका कोई प्रेशर नहीं होता था। हाँ, फीस तो पूरा लिया गया है। कहीं कहीं से भी देखने को मिला था कि कई स्कूलों ने, प्राइवेट स्कूलों ने फीस माफ़ कर दिया है, या ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे तो उसमें भी बात हो रही थी कि फीस माफ़ हो गए हैं। कितनी सच्चाई इसमें? प्राइवेट स्कूलों ने खासकर कोरोना काल में कितना सहूलियत दिया अभिभावकों को? देखिए 2-4 लोगों का अगर फीस माफ़ हुआ होगा तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है करीब करीब सबका फीस लिया गया है। अब 100 में आपने किसी एक का माफ़ कर दिया है तो वो पता नहीं। अब क्योंकि यूपी सरकार ने पूरे यूपी में 10% तक निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने के आदेश दिए, कितना असर पड़ेगा? देखिए महंगाई तो अपने चरम सीमा पे है, हर एक चीज़ इस टाइम महंगा हो चुका है, डीजल, पेट्रोल, सब्जियां। तो अब ये एक एक्स्ट्रा लोड पेरेंट्स पे आएगा और इसका ज़रूर हर परिवार पे असर पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज़ और है, उस स्कूलों में भी लोग पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी महंगाई है, तो उनको भी अपने खर्चे चलाने हैं। तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड हैं, तो महंगाई की मार सबके ऊपर पड़ रही है, चाहे वो पेरेंट्स हों या स्कूल हो। क्या लगता है प्राइवेट स्कूल इसका फ़ायदा उठाएंगे? जो 10% का मतलब बढ़ाया गया फीस, इस पर क्या प्राइवेट स्कूल इस फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए 10% से बहुत ऐसा नहीं कह सकते कि अब बहुत फ़ायदा कोई कुछ उठा सकता है। ये है कि थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी उनके जो टीचर्स हैं। देखिए प्राइवेट स्कूल सिर्फ फीस से, जो मैक्सिमम प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी आप ये नहीं कह सकते सिर्फ फीस से उनकी कमाई है। उनका मेन कमाई का जरिया जो है वो है जो स्टेशनरी स्कूल से प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर मीन्स इस पे सरकार को एक फ़ैसला लेना चाहिए। जो भी बोर्ड से स्कूल चल रहे हैं, CBSE है, ICSE है, तो ये ओपन टू मार्केट होना चाहिए कि आप वो बुक्स कॉपी कहीं से ख़रीद सकें। तो इसमें पेरेंट्स को राहत मिलेगी। फ़ीस अभी क्या है कि बहुत कुछ, अगर जो हाई फाई स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अगर सरकार कुछ कंट्रोल लगा सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल हायर क्लास का इंसान वहाँ सोच नहीं पाता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लें, और वो मतलब 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए तक की फ़ीस हैं लोगों की। उस पर अगर गवर्नमेंट कुछ रोक लगा सकती तो अच्छी बात है। ये जो सर यूपी सरकार ने जो फैसला लिया है इस पर आप क्या कहेंगे? कितना ये फैसला क्या सही है, या इसमें सरकार को अभी भी सोचने की ज़रूरत है? देखिए 10% जो फीस वृद्धि है इस पे बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ महंगा हो चुका है, महंगाई अपने चरम सीमा पे है। तो जैसे मैंने बताया सब लोग इंटरकनेक्टेड है, वहाँ भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनको भी इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो ठीक है, लेकिन सरकार को अगर कुछ सही में अभिभावक के लिए करना चाहती है, उनको राहत देना चाहती है, तो जैसे मैंने कहा स्टेशनरी ओपन टू द मार्केट हो जाए तो इससे अभिभावक को बहुत राहत मिल जाएगी। अगर हम बात करें सर, सालाना कितना बजट पड़ जाता होगा आपको बच्चों को पढ़ाने में, कॉपी किताब स्कूल के फ़ीस को लेकर? अब नौतनवा ऐसे तो क्या बताया जाए, एक बच्चे का अगर सिर्फ स्कूल का अगर जोड़ा जाएगा तो 20 से 25 हज़ार रुपये होगा। और चीज़ें और भी, ट्यूशन है, ट्यूशन फ़ीस बहुत महंगे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन है, इन सारी चीज़ों को जोड़ेंगे तो 50 से ऊपर जाएगा फिर तो।
तो ये हमारे साथ महाराजगंज जिले के एक पेरेंट्स थे, एक अभिभावक थे, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, कहीं ना कहीं जो सरकार ने फैसला लिया एक तरह से सही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाए पेरेंट्स का भी आरोप है कि कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूलों को सहूलियत देनी चाहिए थी शायद वो नहीं मिल पाई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से कोरोना काल में बच्चों से फीस लिया गया, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश ऑल ओवर यूपी में जो 10% फीस बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है, शायद कहीं ना कहीं इसमें सोचने की ज़रूरत है, इसमें और भी फैसले लेने की ज़रूरत, ताकि जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं उस पर उनका असर ना पड़े और ऐसा ना हो कि उन्हें अब अपने बच्चों को ही पढ़ाने में कई सारे की दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसमें सरकार को सोचने की ज़रूरत है और इसमें गहनता से सोचने की ज़रूरत, ताकि बच्चों के अभिभावकों को इसका असर ना पड़े। कैमरा पर्सन के साथ मैं A1 TV संवाददाता महाराजगंज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।